है। और द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की वकालत की और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीयतावाद को आगे बढ़ाया। उनकी सच्ची अंतर्राष्ट्रीयतावाद राष्ट्रीय आज़ादी के लिए जरूरी है और उसकी बुनियाद है। उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ एक लड़ाई है। उनकी अंतर्राष्ट्रीयतावाद एक अनुभवजन्य चिंतन से आगे बढ़ा हुआ। गुलजारीलाल नंदा ने उन भारत के नए सृजक की संख्या इसलिए दी कि उन्होंने राष्ट्रवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्होंने विश्व शांति और एक विश्व संप्रदाय के विचार को स्थापित करने वाला एक महान चिंतक बताया। पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद उनके पंचशील के सिद्धांतों पर झलकता है। पंडित नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयतावाद उनकी तटस्थता नीति के आधार पर चलता है। उनकी तटस्थता नीति के 5 आधार रहे हैं। परस्पर एक दूसरे के प्रादेशिक संप्रभुता एकता का आदर करना, नंबर 1। दूसरा, पारस्परिक अनाक्रमण। नंबर 3, किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। नंबर 4, समता पारस्परिक लाभ। और नंबर 5, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ही नेहरू के दर्शन का मूल मंत्र है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से ही लोकतंत्र की भावना मजबूत होती है। नेहरू समाजवादी लोकतंत्रवाद के प्रतीक थे। उनके ऊपर मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने मार्क्स के समाजवाद को अपने चिंतन में ग्रहण किया। वे मार्क्स को उन्होंने परिवर्तित नहीं किया, उन्होंने मार्क्स को स्वीकार किया। एक तरह से एक अनेक अर्थों में मार्क्स को समाज को स्वीकार किया। पंडित नेहरू ने समाजवाद के मार्क्स को सीमा तो प्रभावित किया। यह सर्वविदित है कि नेहरू का राजनीतिक चिंतन विज्ञान और वैज्ञानिक मान्यताओं से अनुप्रेरित रहा है। मार्क्स और लेनिन की तरफ उनका झुकाव इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ। मार्क्सवाद ने उन्हें समस्याओं के निदान का एक वैज्ञानिक चिंतन दिया। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें इसी संदर्भ में मार्क्स से प्रभावित समाजवादी माना। नेहरू मार्क्स के इस तर्क से सहमत थे कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण साम्राज्यवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद एवं युद्धों का जन्म होता है। उन्होंने चीन और रूस में भ्रमण किया, वहां हुए तत्कालीन परिवर्तनों का अवलोकन किया। दूसरे महायुद्ध में पूंजीवादी राष्ट्रों में बढ़ती बेरोजगारी और अव्यवस्था ने उन्हें समाजवाद के प्रति और भी अधिक निकट ला दिया। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, यातायात के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में उन्होंने तेज की। पंडित नेहरू के मार्क्स और उनके समाजवाद को निम्न 3 आधारों पर समझा जाता है। नंबर 1, नेहरू के लिए मार्क्स के विचार बदलती परिस्थितियों में संशोधन के बाद स्वीकार किए जा सकते हैं, जबकि समाजवादियों और मार्क्स के शुभचिंतकों के लिए मार्क्स का विचार अंतिम पूर्ण है। दूसरा, मार्क्सवादी अतिशय हिंसा के समर्थक रहे हैं, जबकि नेहरू का चिंतन मूल रूप से अहिंसा से प्रभावित रहा है। नंबर 3, नेहरू ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में आस्था जरूर रखी, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया। वे जिस रूप में मार्क्स को साधन संपन्न के अस्तित्व को समाप्त करना आवश्यक अनुभव करते थे, नेहरू ने ऐसा आवश्यक अनुभव नहीं किया। वह अधिकारों को सीमित रखने के पक्षधर थे। नेहरू का समाजवाद जीवन का दर्शन है। नेहरू का समाजवाद के प्रति एक व्यवहारिक आस्था है, व्यवहारिक है। नेहरू ने समाजवाद को 3 आधारों पर रखा। वह यह है कि नंबर 1, वह लोकतांत्रिक है। नंबर 2, व्यक्तिवाद समाजवाद के विरोध को नहीं मानता। नंबर 3, वितरण से अधिक उत्पादन पर बल देता है तथा कृषि पर आधारित है। इस आधार पर नेहरू ने कृषि आधारित समाजवाद की बात की, गरीबों की बात की, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की और उनको आगे बढ़ाने का पर बल दिया। नेहरू के चिंतन का मूल मंत्र लोकतंत्र है। लोकतंत्र में नेहरू की अति असीम आस्था थी। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ अवसरों की समान व्यवस्था से है। वो अवसरों की समान व्यवस्था के पक्षधर थे। 10 फरवरी 1933 में उन्होंने इंदिरा को लोकतंत्र की मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए पत्र लिखा था। उस पत्र के अनुसार लोकतंत्र का यह तो कभी कहना नहीं था कि सब मनुष्य असलियत में बराबर है। वह ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो जाहिर है मनुष्य में असमानताएं होती हैं। तन की असमानताएं जिसके सबब से ही कुछ लोगों को बलवान बनाया जाता है। दिमागी असमानताएं, नैतिक असमानताएं, लेकिन जहां तक लोकतंत्र का संबंध है, वह मानता है कि मनुष्य दरअसल असमान होते हैं। जहां
जहां पर फिर भी वह कहता है कि एक मनुष्य के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए मानो उसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व उसके सबके बराबर है। अगर वह लोकतांत्रिक सिद्धांत में पूरी तरह मान ले तो हम कई प्रकार के क्रांतिकारी नतीजों पर पहुंच सकते हैं। नेहरू के लिए लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता का एक आवरण था। वे धर्मनिरपेक्षता तथा लोक मंगल आदर्श के प्रति वे समर्पित थे। उनका चिंतन लोक कल्याणकारी राज्य की सभी आधारभूत मान्यताओं को स्वीकार किया था। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लोक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रेरित करता रहा। नेहरू को अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से कानूनों का सहारा लेना पड़ा था जो उनके आदर्शों के प्रतिकूल थे। वह देश के हितों को लोकतंत्र के आदर्शों को ठेस पहुंचाने वाले ऐसे शस्त्रों का प्रयोग करते थे जिन्हें लोकतंत्र को रक्षा कवच मानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप गांधी और नेहरू का तुलनात्मक अध्ययन करें